Hi everyone, welcome to Birsas Academy. So good morning to all of you. So today in this lecture we are going to discuss the Hindu newspaper as well as editorial analysis of 15 जून 2021. ठीक है. सो आप अगर ये जो न्यूज़पेपर आप अगर इसका पीडीएफ चाहते हो तो जो मेरे जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. ठीक है. सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट आर्टिकल है J7 अकोमोडेट इंडिया स्टैंड ऑन नीड फॉर इंटरनेट कर्व्स. ठीक है. तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो J7 कंट्रीज जो कि जिसमें हाईली इंडस्ट्रियलाइज, हाईली जीडीपी, हाईली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज जो है उन्होंने मीटिंग की थी इन द यूके और उसमें बहुत सारे कंट्रीज उन्होंने बहुत सारे इशूज डिस्कस किए गए हैं. ठीक है. तो इसमें क्या है कि आप अगर देखोगे तो ओपन सोसाइटी, आप अगर ये जो मीटिंग्स हुई है उसमें बेसिकली जो ओपन सोसाइटी का एक कॉन्सेप्ट थीम निकल करके आया है. तो जो इतनी भी प्रो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, जितनी प्रो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उन्होंने बेसिकली ये एक मीटिंग उन्होंने की थी इन द यूके और इसमें सम ऑफ द इशूज उन्होंने जो हाईलाइट किए वो बेसिकली इंटरनेट शटडाउन है एंड द अपोजिशन टू दिस ओपन सोसाइटी. ठीक है. तो इसमें देखोगे तो इसमें बात बोली गई कि बहुत सारे आप थ्रू आउट द वर्ल्ड देखोगे तो जो ऑथोरिटेरियन जो कंट्रीज है जैसे रशिया, चाइना और अनडेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं तो उनमें जो इंडिविजुअल की जो लिबर्टीज़ है, उनकी जो राइट टू लिबर्टी है और उनको जो इंटरनेट एक्सेस की जो भी छूट दी गई है उसको वायलेशंस हो रहा है, तो उसको ये बातें हाईलाइट की गई हैं. सो इसमें क्या जो हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर उन्होंने बात बोली है कि जो इंटरनेट फ्रीडम बेसिकली सब्जेक्ट टू नेशनल सिक्योरिटी है. ठीक है. So a statement from G7 countries and the guest countries indirectly address internet blackout at the various part of the world including India. ठीक है. इंडिया में आप अगर देखोगे तो अभी जैसे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आई थी उसमें जेएनके को दो भागों में बांट दिया गया, लद्दाख एंड जेएनके, और उसके कारण जो इंटरनेट आप अगर शटडाउन देखोगे तो 2019 से लेकर के अभी तक इंटरनेट शटडाउन है. अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने 2G नेटवर्क वहाँ अलाउ करा है. फिर आप अगर देखोगे तो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के कारण बहुत सारे स्टेट्स लाइक दिल्ली, असम, ये सभी जो स्टेट्स हैं वहाँ बहुत सारे राइट्स हुए. रीज़न क्या होता है कि गवर्नमेंट बेसिकली क्यों इंटरनेट शट डाउन करती हैं, क्योंकि जो सोशल मीडिया हो गई और अदर प्लेटफॉर्म्स हो गए उसके थ्रू क्या होती है कि मिस इन्फॉर्मेशन उसको स्प्रेड किया जाता है. ठीक है. रिलीजियस जो भी कंटेंट होते हैं उसको स्प्रेड किया जाता है. लोगों के बीच एक कम्युनल क्लैश के लिए जो भी सेंटिमेंट है उसको बेसिकली प्रोत्साहन दिया जाता है. ठीक है. तो इसके कारण क्या होती है कि कम्युनल क्लैशेस होती हैं. तो कम्युनल क्लैश को रोकने के लिए, अदर जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, इंटरनेट शट डाउन कर देती है. तो रिसेंटली क्या हुआ है कि जो J7 कंट्रीज एंड गेस्ट कंट्रीज इन 2021 ओपन सोसाइटी, ये बेसिकली एक थीम थी 2021 ओपन सोसाइटी स्टेटमेंट रेफर्ड द पॉलिटिकल मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन. तो इसमें ये बात उन्होंने बोली गई कि जो इंटरनेट शटडाउन बहुत सारे कंट्रीज में हुई है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड है और उसमें इंडिया को भी रखा गया है. सो लेकिन हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्टर उन्होंने बोले कि लॉ एंड ऑर्डर concern are important and public safety has to be prioritized when relating a flow to the information. ठीक है. तो आप अगर देखेंगे तो डाटा जो प्रेजेंट डे में जो आईटी सेक्टर है वो बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और जिसके कारण बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत जो आईटी रूल्स रिसेंटली उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है. सो दिल्ली में आप देखोगे, जैसे आप इंडिया में देखोगे तो कश्मीर को बाइफर्केट किया गया था और जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू जो आर्टिकल 370 एंड 35A उसको एब्रोगेट किया गया. तो उसके कारण कश्मीर में बहुत सारे लगभग 2019 जो अगस्त 2019 से लेकर अभी तक इंटरनेट शटडाउन हुआ है. आप अगर दिल्ली एंड आसाम में देखोगे तो रिलेटेड टू सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट उसके कारण बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे. रिसेंटली आप देखोगे तो फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं एट द सिंघू बॉर्डर, वहाँ भी इंटरनेट शटडाउन है. आप अगर चाइना में देखोगे तो हांगकांग में बहुत सारे जो प्रो डेमोक्रेटिक जो लोग जो डेमोक्रेटिक स्टेटअप्स के लिए डिमांड कर रहे हैं तो उनके जो भी राइट्स है उसको वायलेट किया जा रहा है और वहाँ भी अभी इंटरनेट वो भी देखोगे तो वो बेसिकली शट डाउन है. तो इसके कारण जो थ्रू आउट द कंट्री आप देखोगे तो बहुत सारे रीजन के कारण जो लोगों की जो राइट टू लिबर्टी वो बेसिकली छीनी जा रही है. सो फेसिंग थ्रेट टू फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी फ्रॉम द राइजिंग अथॉरिटेरियन इलेक्टोरल इंटरफेरेंस, करप्शन
कि आप देखोगे तो रिसेंटली म्यांमार जो कि पहले डेमोक्रेटिक स्टेटअप थी, अभी रिसेंटली वहाँ के जो मिलिट्री ने बेसिकली कू कर दिया और डेमोक्रेटिक स्टेटस को चेंज करके अभी वहाँ डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश हो चुकी है ऑफ द मिलिट्री। तो ये सभी मैनिपुलेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, ऑनलाइन हार्म्स, साइबर अटैक्स, तो ये सभी चीज़ें से ह्यूमन राइट वायलेशंस, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये सभी चीज़ें से बहुत ही हाईलाइट हो चुकी हैं। जो गवर्नमेंट सोर्सेस ने ये बोला कि जब पॉलिटिकल मोटिवेटेड इंटरनेट शटडाउन क्लैरिफाइड दैट द नेशनल सिक्योरिटी एंड द पब्लिक ऑर्डर कंसर्न आर द एक्सेप्शन टू नीड द इंटरनेट शटडाउन। तो इंडिया की गवर्नमेंट ने ये बात बोली कि जो इंटरनेट शटडाउन जो बेसिकली पॉलिटिकल मोटिवेटेड यहाँ की जा रही है, वो बेसिकली ये बात हाईलाइट करती है कि जो हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, जो हमारी लॉ एंड ऑर्डर है, वो हमारी बेसिक मोस्ट प्रायोरिटी है एज कंपेरिजन टू लिबर्टी ऑफ द पीपल टू एक्सेस द इंटरनेट सर्विस। ठीक है, तो ये सभी बातें बोली गई हैं। और जैसे जो मिनिस्ट्री जो मीटिंग्स हुई उसमें ये बोली गई कि इंटरनेट शट डाउन आर द सब्जेक्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन वुड काउंटर। ठीक है, ये बात बोली गई है। नेक्स्ट है तुम्हारा दिल्ली गवर्नमेंट क्लेम ऑन वन नेशन वन राशन कार्ड मिसलीडिंग, सेंटर टेल्स सुप्रीम कोर्ट। तो सेंटर ने बेसिकली अभी ये एलिगेशन लगाई कि जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो बेसिकली वन नेशन वन राशन कार्ड की जो भी स्कीम्स है उसको उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं करा है और वो बेसिकली जो सेंटर उसको मिसलीड कर रही है। सो लॉन्च ऑफ वन नेशन वन राशन कार्ड जो हुई थी उसमें बेसिकली ये कॉन्सेप्ट थी कि बहुत सारे आप देखोगे तो बहुत सारे इंडिया में माइग्रेंट वर्कर्स है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के वहाँ काम करते फॉर देयर लाइवलीहुड, फॉर देयर एम्प्लॉयमेंट। तो आप अगर देखोगे तो दिल्ली में भी थ्रू आउट द कंट्री से बहुत सारे लोग हैं वो माइग्रेट कर करके आते हैं दिल्ली में फॉर देयर लाइवलीहुड। जो दिल्ली को देखोगे तो वो इंटर स्टेट माइग्रेंट, मतलब दिल्ली में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट अभी यूपी, बिहार, जितनी भी नॉर्थन स्टेट की जितनी कंट्री जो स्टेट्स हैं वो दिल्ली में आप अगर देखोगे तो वहाँ दिल्ली में बहुत सारे लोग आते हैं और वो फिर माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं, स्ट्रीट डेवलपर्स होते हैं, रैक पिकर्स होते हैं, फिर तुम्हारा माइग्रेटरी लेबर्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स होते हैं, रिक्शा पुलर, टैक्सी ड्राइवर। तो ये सभी जो लोग जो कि काम करते हैं एज अ माइग्रेंट वर्कर, तो उनको आप अगर देखोगे तो जो बेनिफिट होती है अंडर दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट फॉर द फूड ग्रेन वो उनको मिलती नहीं है। रीज़न क्या है कि जो भी अर्बन जो भी माइग्रेंट वर्कर्स है वो अपने स्टेट्स को छोड़ करके दूसरे स्टेट में माइग्रेट हो जाते हैं फॉर देयर लाइवलीहुड। तो उनको क्या होता है कि जो भी राशन कार्ड से वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं, जितनी भी फूड ग्रेन्स उनको पीडीएफ सिस्टम के अंडर मिलती है वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो अभी क्या है कि जो इकोनॉमिकल मार्जिन जो पॉपुलेशन है, ये जो वर्कर सेक्शंस है, तो उनको जो भी सब्सिडाइज फूड मिल रही है अंडर दिस पीडीएफ सिस्टम एंड फूड सिक्योरिटी एक्ट वो उनको मिल नहीं रही है। तो इसी को डील करने के लिए गवर्नमेंट ने बेसिकली इंट्रोड्यूस किया ये कॉन्सेप्ट वन नेशन वन राशन कार्ड। इसमें क्या है कि जो राशन कार्ड्स है उसको बेसिकली आधार से लिंक कर दिया जाएगा और बायोमेट्रिक जो यूज़ करके जो पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल है उसको यूज़ करके ये सभी जो भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको बेसिकली वो बेनिफिट ले सकते हैं ऑफ दिस पीडीएफ सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम थ्रू आउट द कंट्री। वो कहीं भी मूव करे वो अपना बायोमेट्रिक का यूज़ करके, वो अपना आधार को यूज़ करके पीडीएफ सिस्टम के थ्रू वो फूड ग्रेन को ले सकते हैं। तो इसको वन नेशन वन राशन कार्ड ये बात बोली गई है। तो इसमें आप सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आप देखोगे तो बहुत सारे स्टेट्स हैं जैसे आसाम है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली एंड वेस्ट बंगाल है जिन्होंने अभी तक ये जो स्कीम है वन नेशन वन राशन कार्ड उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा है। बहुत सारे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि आप आधार ऑथेंटिकेशन में सम ऑफ द प्रॉब्लम्स है, टेक्निकल इश्यूज हैं। ठीक है, तो ये सभी बातें बोली गई हैं। नेक्स्ट तुम्हारा राजस्थान गवर्नमेंट टू सेट अप वैदिक एजुकेशन बोर्ड। सो कांग्रेस हैज प्रॉमिस्ड इन इट्स मैनिफेस्टो। तो राजस्थान के गवर्नमेंट जो कि कांग्रेस लेस गवर्नमेंट है उन्होंने ये प्रॉमिस करा था कि दे विल सेट अप वैदिक एजुकेशन सेंटर। सो कांग्रेस गवर्नमेंट ने बेसिकली राजस्थान में वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड वो बेसिकली रिवाइव किया, उसको सेटअप किया टू प्रमोट एंशिएंट संस्कृत स्क्रिप्चर एंड करेक्ट लर्निंग ऑफ द वेदास, साइंस एंड योगा। तो हमारे जो अपने जो इंडिजिनस जो लर्निंग सिस्टम है जो वैदिक एज से चली आ रही है, देखो ठीक है, तो उसको रिवाइव करने के लिए हमारा अगर मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम देखोगे तो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम बेसिकली लाई करती है इन द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को हमारा लाई करता है। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हम लोग अपने जो कल्चर्स है उसको हम लोग छोड़ते जा रहे हैं। वैदिक आप अगर जो टीचिंग कल्चर है, वैदिक जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम है, एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, लेकिन वो अभी विद द वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम जो कि इम्पोज की गई थी बाय द
ब्रिटिशर, ठीक है, अंडर दिस लॉर्ड मकॉले कमिटी। तो वुड डिस्पैच आप अगर पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री में, फिर लॉर्ड मकॉले कमिटी आप देखोगे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था मॉडर्न एजुकेशन, ठीक है। और ये मॉडर्न एजुकेशन में भी वो हम लोग को टेक्निकल जो भी नॉलेज वो देते नहीं थे, वो केवल स्पिरिचुअल एंड जनरल साइंस पढ़ाते थे। तो ये सभी कारण आप अगर देखो तो हम लोग का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ड्यू टू दिस ब्रिटिश रूल, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम, जो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था, वो टोटली कोलैप्स हो चुका है। तो इसको रिवाइव करने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिया गया है, ठीक है। और आप इसको जब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें अगर आप इसको कोट करोगे तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए टू रिवाइव अवर जो एंशिएंट एजुकेशनल सिस्टम है, जैसे वैदिक एजुकेशन एंड संस्कार बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा अनएलिड ग्रुप, जो ये भी ये जो आर्टिकल वो भी G7 कंट्रीज से रिलेटेड है। सो अनएलिड क्लब द G7 नीड टू मोर ओपन एंड लेस एक्सक्लूसिव और इंक्रीजिंगली इंटरलिंक वर्ल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि G7 की जो मैंने बोला कि जो कैरिबिस में जो कि यूके में लोकेटेड है, उनमें अभी मीटिंग्स हुई थी। तो इसमें जो दो स्टेटमेंट और दो मैसेज जो कि स्ट्रांगली दी गई है। फर्स्ट है तुम्हारा कि नाउ द यूएस आल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक द चैलेंजेस, जो कि इंटरनेशनल चैलेंजेस उसको यूएस डील करेंगे, ठीक है। सो ड्रिवन बाय द यूएस स्टेट अमेरिका इज बैक टू टेक द लीड ऑफ द ग्लोबल चैलेंजेस। तो ग्लोबल में जितनी भी चैलेंजेस हैं आप अगर देखोगे तो जो इनसे पहले जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, वो बेसिकली मल्टीलेटरलिज्म और इसमें बिलीव नहीं करते थे। वो बेसिकली जितने भी इंटरनेशनल जो भी एग्रीमेंट्स हुए उससे वो पुल बैक कर रहे थे। जैसे ईरान एग्रीमेंट है उससे उन्होंने पुल बैक करा, पेरिस एग्रीमेंट से उन्होंने पुल बैक करा, WHO के उन्होंने फंडिंग रोक दी, ठीक है। तो ये सभी रीजन के कारण जो अमेरिका की जो रोल थी एज अ वर्ल्ड लीडर वो बेसिकली रिड्यूस हो गई थी। तो उसको कंपनसेट करने के लिए कि अभी जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने बेसिकली अमेरिका इज बैक का स्लोगन दिया और उन्होंने ये बात बोली है कि जो भी ग्लोबल चैलेंजेस है जो कि निकल करके आ रही है, तो उसमें जो रोल है जो यूएसए का, अमेरिका को, वो बेसिकली लीडर एज अ लीडर वो फिर से इमर्ज होगा। सो इसमें आप सम ऑफ द इनिशिएटिव आप देखोगे तो G7 कंट्रीज से बेसिकली अभी जो ये मीटिंग हुई है उसमें ये बात बोली गई कि दे विल डोनेट 1 बिलियन कोरोना वायरस वैक्सीन टू द पुअर कंट्रीज, ठीक है, एंड दे विल इन्वेस्ट 12 ट्रिलियन टू कंबाइंड पैंडेमिक रिकवरी प्लान, ठीक है। तो रिकवरी जो पैंडेमिक जो रिकवरी प्लान है जो कि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है जैसे अफ्रीकन कंट्रीज है, तो उनको बेसिकली 12 ट्रिलियन की देने की बात बोली गई है। पुअर कंट्रीज उनको वैक्सीन देने की बात बोली गई है। अभी आप देखोगे तो जो भी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसको फंडिंग करने के लिए G7 कंट्रीज ने बेसिकली $100 बिलियन का उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि जिसमें पेरिस एग्रीमेंट में भी आप देखोगे तो पेरिस एग्रीमेंट में भी ये बात बोली गई थी कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज है उसको, जो डेवलप कंट्रीज है वो उनको टेक्निकल प्लस फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो ये सभी बातें बोली गई हैं। तो जो रोल है यूएसए का वो फिर से इमर्जिंग रोल वो इसमें बात बोली गई है। सेकेंड मैसेज जो इसमें दी गई है वो बेसिकली काउंटरिंग चाइना। तो इसमें जो G7 की मीटिंग्स हुई है उसमें डायरेक्टली ये बात बोली गई कि जो वर्ल्ड की जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, ठीक है, जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सपोर्ट करती हैं और जो फ्रीडम को सपोर्ट करती हैं, वो दे से यूनाइटेड टू काउंटर चाइना। सो आप अगर चाइना के जो भी एक्शंस को देखोगे तो जो साउथ चाइना सी में जो चाइना के एक्शंस है वो बेसिकली इमर्ज हो रहे हैं, ठीक है। इंडियन ओशियन में चाइना वो बेसिकली अपनी जो होल्ड है उसको इंक्रीज कर रही है थ्रू मेनी पोर्ट्स, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के थ्रू। आप अगर देखोगे तो इंडिया को वो बेसिकली थ्रू मेनी पोर्ट्स डेवलप करके वो चाइना इंडिया को काउंटर कर रही हैं। तो इसके कारण बहुत सारे वर्ल्ड के जितने भी प्रो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं उनको यूनाइट होने की बात बोली गई है। सो देयर इज अ इमर्जिंग इकोनॉमी जैसे चाइना, इंडिया, वो उसमें G7 कंट्रीज में देखोगे वो बेसिकली इंक्लूड नहीं है। तो ये सभी बात बोली गई है कि इस इंडिया स्पेशल गेस्ट टू G7 and G8 since 2003. India voiced concern about raising authoritarianism, need shutdown, manipulation of information right violations, where Modi government has often been criticized itself, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो रिसेंटली मोदी गवर्नमेंट को भी क्रिटिसाइज की गई कि जो नेट शटडाउन है जैसे JNK में है, फिर दिल्ली में है, आसाम में, ये सब वही है। तो इसके कारण जो लोगों की जो लिबर्टी है उसको बेसिकली छीना गया है अंडर दिस पॉलिटिकली मोटिवेटेड
एंड देयर इज ये जो बेसिकली साइन है ऑफ राइजिंग अथॉरिटेरियनिज्म, मीन्स कि जो इंडिया जो डेमोक्रेटिक स्टेट है उसमें भी सम ऑफ द अथॉरिटेरियनिज्म और डिक्टेटरशिप का जो एलिमेंट वो बेसिकली राइज हो रहा है। तो ये सभी बातें हाईलाइट की गई हैं। नेक्स्ट आप देखोगे द रोड फ्रॉम गलवान अ ईयर आफ्टर, ठीक है। तो रिसेंटली ये बात बोली कि ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली जो चाइना और इंडिया का जो क्लैशेस हुई इन द गलवान वैली, ठीक है, पैंगोंग लेक में, तो उसको ये बात बोली कि चाइना इज नाउ इन अ डिफरेंट लीग कम्पीटिंग विद द यूएस एंड न्यू दिल्ली फेसेस द टास्क ऑफ लिविंग विद द अनइजी काल्म, ठीक है। तो आप अगर जो चाइना का जो पोजीशन देखोगे तो चाइना बेसिकली बहुत ही वर्ल्ड मेजर इकोनॉमीज है, मेजर पावर के रूप में इमर्ज हो रही है। दे आर एबल टू चैलेंज डायरेक्टली टू यूएस। सो पहले जो कोल्ड वॉर जो हो रही थी बिटवीन द यूएसए यूएसएसआर, वो अब न्यू कोल्ड वॉर चेंज हो चुकी है और वो बिटवीन हो रही है यूएस एंड चाइना। इससे पहले आप देखोगे तो देयर इज अ ट्रेड वॉर बिटवीन दिस यूएस एंड चाइना। अभी आप देखोगे तो जो वर्ल्ड लीडर कौन होगा उसको देखने के लिए चाइना और यूएसए बेसिकली आपस में फाइट कर रही हैं। और इसके कारण जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो फेस हो रही है वो न्यू दिल्ली इंडियन गवर्नमेंट को हो रही है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो जो फाइनेंशियली टेक्नोलॉजिकली इंडिया इन अ नॉट पोजीशन कि वो चाइना को डायरेक्टली वो चैलेंज कर सके। सो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि बॉर्डर डिमार्केट करती है बिटवीन दिस इंडिया एंड चाइना। सो जो फर्स्ट डेथ हुई थी इन द 1975 में, जिसमें लगभग 20 इंडियन सोल्जर्स वो मारे गए थे इन द जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। तो अभी आप देखोगे तो अराउंड 50 इंडियन सोल्जर्स वो बेसिकली उसी समय लगभग 50 इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने अपने अंदर कैप्टिव में रख लिया था। उसको फिर उन्होंने फेज वाइज उनको रिलीज किया था। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी में देखोगे तो नो ऑफिशियल ब्रीफिंग ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस अबाउट द सिचुएशन ऑफ लद्दाख। 13 मंथ से आप देखोगे तो कोई भी सिचुएशन कोई भी ये रिपोर्टिंग्स नहीं हो रही है कि लद्दाख में क्या पोजीशंस है चाइना की, चाइना ने कितने हमारे जो इंडियन टेरिटरी को उन्होंने ऑक्यूपाई करा है। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी, कोई भी एमपीज को उन्होंने ये बातें हाईलाइट नहीं करी है कि लद्दाख में क्या पोजीशन है, ठीक है। तो ये जो मैटर है लद्दाख में जो इंडिया और चाइना का, वो बेसिकली एक जो मैटर वो बेसिकली शांत हो चुका है, ठीक है। तो ये सभी बातें बोली गई कि देयर इज नो हॉनेस्ट अप्रेजल ऑफ द सिचुएशन ऑफ लद्दाख। जो ऑनेस्ट जो सिचुएशन है और लद्दाख उसको बेसिकली हाईलाइट नहीं किया जा रहा है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ नेशन पोल कंडक्टेड बाय को वोटर। उसमें ये बात बोली गई थी कि 44% जो इंडियंस है वो बेसिकली बोलते हैं कि जो चाइना ने जो इंडिया के बहुत सारे टेरिटरी को अपने अंडर ऑक्यूपाई करा एंड दिस इज द फेलियर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, ठीक है। और लगभग 37% है जो कि इससे एग्री नहीं करते हैं। सो रिसेंटली आप देखोगे तो ये जो गलवान जो वैली क्लैश हुई थी पैंगोंग लेक में, ये बेसिकली स्टार्ट हुए थे जो इनफॉर्मल समिट हुई थी बिटवीन दिस जी जिनपिंग एंड जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी इन द मलप्पुरम तमिलनाडु। तो ये बेसिकली बात बोली जा रही थी कि जो भी इनफॉर्मल समिट्स हो रही थी तो ये दिखाई जा रही थी कि ये एक बेसिकली पॉजिटिव स्टेप है कि जो चाइना एंड इंडिया के जो भी रिलेशंस है, जो भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो इनफॉर्मल समिट है उनके थ्रू वो सॉल्व हो चुके हैं। लेकिन आप अगर देखोगे तो ये जो इनफॉर्मल जो भी प्रॉब्लम्स है, बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, वो सॉल्व होने के बजाय वो और ही मर्ज हो रहे हैं और जो टेंशन है बिटवीन दी चाइना एंड जो इंडिया वो और ही इंक्रीज हो रही है। चाइना ने बेसिकली जो भी परमानेंट एंड टेम्परेरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया है इन द गलवान वैली। बहुत सारे हॉस्पिटल्स उन्होंने एस्टैब्लिश किए। सो दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द परमानेंट रिस्टोरेशन, मतलब परमानेंट वो वहाँ अपना हैबिटेशन बना रहे टू डील विथ कोल्ड दिस क्लाइमेट, ठीक है, क्योंकि वो हैबिचुअल नहीं है टू डील विद दिस कोल्ड क्लाइमेट ऑफ दिस लद्दाख रीजन। जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो जनरल बिपिन रावत है उन्होंने ये बात बोली कि चाइना इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया एज कंपेरिजन टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को आप देखोगे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी उतनी अच्छी नहीं है। तो आप कोई भी अगर कंट्री उसकी अगर जो इसकी जो मिलिट्री की जो भी पावर होती है वो भी उसकी इकोनॉमी पे डिपेंड करती है, क्योंकि अगर मान लो इकोनॉमी उसकी अगर अच्छी नहीं रहेगी तो जितने भी जीडीपी का जितना पोर्शन अगर मिलिट्री में उनको देना है वो बेसिकली वो इन्वेस्ट नहीं करेंगी, तो उनका जो मिलिट्री जो स्ट्रेंथ है वो मिलिट्री उनकी जो पावर धीरे धीरे रिड्यूस होती है, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक पावर बेसिकली लीड टू मिलिट्री पावर। लेकिन अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी देखोगे तो वो बेसिकली अभी बहुत ही रिड्यूस होकर उनका जो जीडीपी बहुत ही फॉल हो चुकी है। तो अभी जो मेजर थ्रेट है वो इंडिया का वो बेसिकली चाइना है, ना कि पाकिस्तान।
So multi-domain operation and doctrine to wage the war of future against the technological superior PLA, ठीक है। तो वी नीड अ मल्टी डोमेन ऑपरेशन, ठीक है, डॉक्ट्रिन। सो हम लोग को मल्टीपल वॉर करनी पड़ेगी टू डील विद चाइना, उनमें बहुत सारे डॉक्ट्रिन की जरूरत पड़ेगी। सो आप अगर रिसेंटली देखोगे तो मिलिट्री इंपॉर्टेंस ऑफ क्वाड वो बेसिकली रिमेन इंपॉर्टेंट रखती है। आप क्वाड में देखोगे तो लगभग जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, इंडिया, इन्होंने बेसिकली कोऑपरेट किया है मिलिट्रीली। और जो चाइना के जो इमर्जिंग जो भी थ्रेट है इन द इंडो पैसिफिक एंड साउथ चाइना सी, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्वाड ग्रुप प्लस उन्होंने क्वाड प्लस को उन्होंने ये बात बोली। लेकिन भी आप देखोगे तो बहुत सारे कंट्रीज है जैसे साउथ कोरिया, वो बेसिकली क्वाड प्लस के मेंबर नहीं बन सकते क्योंकि दे हैव गुड रिलेशन विद दी चाइना। इंडिया रेस्ट्रिक्शन टू चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज, आप अगर देखोगे तो प्रेजेंटली इंडिया के जो गवर्नमेंट उन्होंने बेसिकली जितने भी चाइनीज ऐप्स को उन्होंने बैन कर दिया, जैसे टिकटॉक थी। फिर आप अगर देखो तो चाइनीज टेक्नोलॉजी कंपनीज है, जैसे उन्होंने चाइना ने बेसिकली डिस्प्लेस कर दिया यूएस फ्रॉम इंडिया बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर, ठीक है। तो ये सभी बातें बोली गई कि जो अनप्रेसिडेंटेड जो थ्रेट है, जो मिलिट्री थ्रेट ऑफ चाइनीज इंक्लूजन इन द लद्दाख, वो बेसिकली शो करती हैं कि जो आइडिया ऑफ डिफरेंस है जो इंडिया गवर्नमेंट की, वो बेसिकली फेल हो चुकी हैं। तो हम लोग को केवल प्रोटेक्ट नहीं करना, ठीक है, हम लोग को बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डेवलप करने की ज़रूरत है। जो हम लोग डिफरेंस का जो लेवल है उसको इंक्रीज करने की बात बोली गई है। नेक्स्ट तुम्हारा अनलॉकिंग वॉर हिस्टोरीज विद द पर्पस declassification of India's military history should also lead to building a success and avoiding past fallouts। तो इसमें क्या है कि ये बात बोली गई कि जो रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने ये बात बोली थी कि आर्काइव डिक्लासिफिकेशन एंड द कंपाइलिंग ऑफ द वॉर हिस्ट्री, ठीक है, इसको बेसिकली एक लॉन्ग ओवर ड्यू इनिशिएटिव है विद द सिग्नल्स दैट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द लास्ट विल, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये बात बोली गई कि जो भी आर्काइव्स होते हैं रिलेटेड टू वॉर्स ऑपरेशंस लाइक ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर बहुत सारे ऑपरेशंस हम लोगों ने कंडक्ट किए हैं जिससे, ठीक है। तो उसको उन्होंने ये बात बोली गई कि उसको वो एज उनको पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया कि 4 बिगेस्ट चैलेंजेस जो कि इसमें है वो बेसिकली पॉलिटिकल डायरेक्टिव एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग विद द ऑपरेशनल एंड टेक्निकल ओपनिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो कोई भी वॉर से रिलेटेड आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन को आर्काइव में आप अगर पब्लिश करते हो तो उससे जो भी नेशनल सिक्योरिटी है वो बेसिकली उसको थ्रेट होती है, ठीक है। तो उसको गवर्नमेंट ने बात बोली कि हम लोग 3 फेजेस में इसको कंडक्ट करेंगे और उनके जो भी रिस्पॉन्स है थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको हम लोग मेजर्स करेंगे। सो डिसीजन टू गो टू वार एंड वेज कॉन्फ्लिक्ट टू इन अ डेमोक्रेटिक और लार्जली पॉलिटिकल डिसीजन। सो डेमोक्रेटिक जो कंट्रीज होते हैं उसमें आप देखोगे तो कोई भी वॉर अगर लड़ी जाती है तो वो बेसिकली डिसीजन होती है ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजन होती है, वहाँ के जो लीडर्स होते हैं वो बेसिकली डिसीजन लेते हैं। तो आप अगर देखोगे तो जो रिसेंटली क्या हुआ कि जो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं उनको ये मना कर दी गई कि आप जितने भी आपके जो भी पब्लिक आपके जो भी पर्सनल ओपिनियन है रिलेटेड टू इंटेलिजेंस ऑफिस लाइक NIA, CID, CBI, ठीक है, तो आप इसको पब्लिकली आप पब्लिश नहीं कर सकते हो। वहीं आप देखोगे तो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं जैसे प्रेसिडेंट हो गए, तो अपने जितनी भी पब्लिक जो भी अपने पर्सनल ओपिनियंस होते हैं वो अपने अपने ऑटोबायोग्राफी में वो मेंशन करते हैं। तो ये सभी बातें बोली गई कि जो राइट अप्रोच वो बेसिकली ज़रूरत है टू पब्लिश दिस वॉर जो भी आर्काइव्स हैं। बहुत सारे आप अगर देखोगे जो ये बोलते हैं ऑपरेशंस होते हैं जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार्स है, फिर चाइना के साथ हम लोगों ने वॉर करा है, फिर जो इंडिया का इंटरवेंशन इन श्रीलंका देखोगे, ऑपरेशन जो नाथुला में जो फाइट हुई थी, फिर लाइटिंग कैंपेन इन द ईस्टर्न ड्यूरिंग दिस 1970 वॉर, ठीक है, फिर मेघदूत फिर एक्सरसाइज है, ऑपरेशन फैल्कून है, ऑपरेशन पवन है। तो ये सभी जितने भी इंडिया आर्मी की जितने भी ऑपरेशंस है, अभी उरी ऑपरेशन आप देखोगे, सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। तो ये सभी जितनी भी मिलिट्री स्ट्राइक्स होती है उसको बेसिकली आर्काइव में पब्लिश करने की, तो इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि हिस्टोरियंस को बेसिकली फिर जो भी पॉलिटिकल जो भी डिसीजन लिए गए हैं, जो भी इंटेलिजेंस सर्विस के जो भी फीडबैक्स होते हैं, जो भी उन सिचुएशन में जो भी डिसीजन लिए गए हैं उनको एक बुक में पब्लिश करना, ये बहुत ही नेशनल सिक्योरिटी को
हार्म करने वाली चीज़ें हैं। तो ये सभी बातें इसमें हाईलाइट की गई हैं। नेक्स्ट तुम्हारा ये डाटा पॉइंट है। तो रिसेंटली अभी आप अगर देखोगे तो अक्टूबर 2019 में ये बात बोली गई थी कि ऑल द विलेजेस इन द इंडिया आर डिक्लेयर टू बी ओपन डेफिकेशन फ्री। लेकिन आप अगर देखोगे तो रिसेंटली जो कि डाटा पब्लिश की गई है बाय दिस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, उसमें ये बात बोली गई कि जो 18 स्टेट्स में जिनमें सर्वे किए गए थे उनमें कोई भी हाउस होल्ड में ऐसे नहीं है कि जो फैसिलिटी है ऑफ दिस टॉयलेट वो बेसिकली 100% है। ठीक है, द शेयर ऑफ एक्सेस ऑफ एनी टाइप ऑफ टॉयलेट रेंज बिटवीन दिस 61% इन बिहार टू 99.9% इन द मिजोरम। The survey was initiated in the mid 2019 and continue till 2021। तो इसमें ये बात बोली गई कि जो नंबर ऑफ जो टॉयलेट्स है जो कंस्ट्रक्शन की गई थी अंडर दिस स्वच्छ भारत अभियान, तो उसको ये बात जो हम लोगों ने बोली थी कि 2000 में हम लोगों ने इंडिया को डिक्लेयर कर दिया था एज ए ओपन डेफिकेशन फ्री, वो बेसिकली अभी हुई नहीं है। तो जो रूरल हाउस होल्ड विथ एक्सेस टू एनी टाइप ऑफ टॉयलेट आप फैसिलिटी देखोगे तो बिहार में बेसिकली 56% है, गुजरात में 80% है, केरला में लगभग 99% तक है। अर्बन हाउस होल्ड में देखोगे तो एक्सेस विथ एनी टाइप ऑफ टॉयलेट उसमें देखोगे तो बिहार में 88%, कर्नाटका में 94%। आप अगर कम्युनिटी वाइज देखोगे तो शेड्यूल कास्ट हाउस होल्ड में देखोगे तो बेसिकली बिहार में 45% है, कर्नाटका में 70% है। ठीक है, तो ये सभी बात हाईलाइट की गई हैं। तो आप इसको देख सकते हो और आप इसको कोट कर सकते हो। नेक्स्ट तुम्हारा प्रोटेस्ट एग्रीड एडमिनिस्ट्रेटर इन लक्षद्वीप। तो रिसेंटली क्या है कि जो भी रेसिडेंट है ऑफ दिस लक्षद्वीप उन्होंने प्रोटेस्ट किया अगेंस्ट दिस न्यू रिफॉर्म अंडर द लक्षद्वीप। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वो बेसिकली चाह रही है कि लक्षद्वीप को एज अ कोलंबो पोर्ट ऑफ श्रीलंका उसको डेवलप करें। मालदीव्स को आप देखोगे तो मालदीव बहुत सारे FDI करती है इन द इंडिया। तो ये छोटी जो कंट्री मालदीव वो FDI इंडिया में कितना क्यों कर पाती है? ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत सारे आप देखोगे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं जो कि टैक्स सेवन कंट्रीज हैं, उनमें वो कॉर्पोरेट सेटअप करती हैं। तो उसी को काउंटर करने के लिए जो कोलंबो पोर्ट जो कि चाइना के द्वारा डेवलप की जा रही है उसको काउंटर करने के लिए रिसेंटली जो इंडिया गवर्नमेंट ने बेसिकली लक्षद्वीप में सम ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस उन्होंने इंट्रोड्यूस करा। वहाँ के जो भी लोकल पीपल्स हैं उनके जो भी कल्चर राइट्स हैं, जैसे आप देखोगे तो वहाँ के जो लोग वो बीफ खाते हैं। ठीक है, तो बीफ वो खाते हैं लेकिन वो बीफ अभी भी बैन कर दिया गया है। जो भी लोकल डेवलपमेंट है उसको कैसे क्लासीफाइड करना वो लक्षद्वीप की जितनी भी अथॉरिटी वो डिसाइड करेंगी। तो जितने भी रीऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है, जितनी भी वहाँ करनी है, तो बेसिकली वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर है उसको वो डिसाइड करेंगे। तो वहाँ लक्षद्वीप के जो भी आइलैंड्स के जो भी पीपल्स है वो बेसिकली वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट दिस वहाँ के जो हाउस होल्ड उनको बेसिकली फोर्सफुली वहाँ से उनको हटा दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये सम ऑफ द प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे आपको इन्वायरमेंटलिस्ट आप देखोगे तो उन्होंने बेसिकली यूनिलेटरल ड्रैकोनियन एंड एंटी पीपल एंटी इन्वायरमेंट ड्राफ्ट जो उसको बेसिकली हटाने की बात बोली गई है। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा चाइना इंडिया पाकिस्तान एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल। तो रिसेंटली क्या है कि जो नंबर ऑफ वार हेड्स है जो कि ग्लोबली अपीयर हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं। आप देखोगे तो नॉर्थ कोरिया वो बेसिकली अपने जो न्यूक्लियर वार है उसको इंक्रीज कर रही है। सो मॉडर्नाइजेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन्स इन्वेंट्री बेसिकली इंक्रीज हो रही है। रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी बाय दिस स्वीडिश थिंक टैंक जिसको बोलते हैं स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो उसमें 2021 में उन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उन्होंने ये बात बोली गई है कि जो इंटरनेशनल जो पीस है उसको थ्रेट हो रही है, क्योंकि जो आर्सेनल है जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनके जो नंबर्स वो बेसिकली इंक्रीज हो रहे हैं। कोल्ड वॉर में आप देखोगे तो जो क्यूबा क्राइसिस हुई थी आफ्टर द कोल्ड वॉर, तो डी न्यूक्लियराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था जैसे NPT हो गई, CTBT हो गई। ठीक है, तो ये सभी जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स है वो साइन करने की बात बोली गई थे। डिसआर्मामेंट जो पोस्ट कोल्ड वॉर डिसआर्मामेंट वो बेसिकली स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर बहुत सारी कंट्रीज है क्योंकि आप अगर देखोगे तो वर्ल्ड पीस अभी आप देखोगे बहुत सारे थ्रेट हो चुके हैं। आप पहले देखोगे तो अभी इजराइल एंड गाजा स्ट्रिप में बहुत सारे फाइट्स हुए हैं, आर्मेनिया एंड अजरबैजान में बहुत सारे फाइट्स हुए हैं। ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो वर्ल्ड पीस वो इनसिक्योर हो जाए। तो इसके कारण बहुत सारे कंट्रीज है जो कि अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसको इंक्रीज कर रहे हैं। इंडिया को आप देखोगे तो वो पहले 2020 में 156 न्यूक्लियर वेपन्स वो पोजेस करते थे। 2020 में वो 150 पोजेस करते थे, अभी 156 हो गए। चाइना को आप देखो पाकिस्तान को देखोगे तो वो 165 है अभी प्रेजेंट डे में, जो कि 160 वो पोजेस करती थी।
तो आप अगर चाइना में देखोगे तो वो 350 अभी वॉरसेट है उनके पास, जो कि वो ठीक है, तो वो 320 से वो 350 तक उनके वॉर हेड्स हो चुकी हैं। तो हर कंट्री से वो बेसिकली आर्सेनल अपना वो जो वॉर हेड्स है, न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, उसको इंक्रीज करने का काम कर रही हैं। जो 9 न्यूक्लियर आर्म कंट्रीज है, जैसे यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया, तो ये सभी जो आर्सेनल जो कि जो वॉरहेड्स अगर टोटली वो अगर एस्टिमेटेड आप देखोगे तो लगभग 13,080 न्यूक्लियर वेपन्स है इन कंट्रीज को। और आप अगर रशिया एंड यूएसए को आप अगर टोटली अगर आप मिला दोगे तो लगभग 90% ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर वेपन्स वो पोजेस करती हैं। सो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज उन्होंने ये बात बोली कि जो न्यूक्लियर डिटरेंस है एंड स्टेबिलिटी टू साउथ एशिया परसेप्शन एंड रियलिटीज है, वो बेसिकली डाउन हो चुकी हैं। ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो मिस कैलकुलेशन एंड मिस इंटरप्रिटेशन के कारण जो फ्यूचर है उसमें इंडिया एंड पाकिस्तान में वॉर हो जाए, और इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ बेसिकली वो अपने जितने भी जो भी वॉर हेड्स हैं उसको वो थ्रू टेक्नोलॉजीज वो उनको अपग्रेड कर रही है। तो ये सभी बातें हाईलाइट की गई हैं। So this is all about this article, and thanks for watching us, and you must subscribe our channel Versailles Academy. So thank you.